हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज के इस लेक्चर में भैया हम लोग पढ़ने वाले हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में। किसके बारे में? प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ के बारे में। सर ये शुद्ध पदार्थ आया कहाँ से? शुद्ध पदार्थ हम लोगों ने देखा था जब पदार्थ का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण दो पार्टों में किया था, यानी दो हिस्सों में किया था। पहला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था के आधार पे, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक संगठन के आधार पे। तो जब रासायनिक संगठन के आधार पे हम लोग देखते थे तो रासायनिक संगठन के आधार पे हमने उनको दो पार्टों में डिवाइड किया था, एक मिश्रण और दूसरा शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर या इम्प्योर। तो आज उसी शुद्ध पदार्थ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद इसमें से क्या क्या होता है सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं भैया। शुद्ध पदार्थ की डेफिनेशन मैंने लिखा है, वह पदार्थ या द्रव्य, वह पदार्थ या द्रव्य जो किसी भौतिक प्रक्रम या विधि के द्वारा किसी दूसरे पदार्थ या द्रव्य में परिवर्तित या बदला नहीं जा सकता है, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अच्छा, कुछ लोग को डेफिनेशन ये पढ़ के भैया लगेगा कि जिसे नहीं बदला जा सकता है उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। सर जल को हम बदल देते हैं बर्फ़ में, जल तो भैया द्रव होता है, बर्फ में बदल देते हैं सर दूसरे पदार्थ में। नहीं भैया, दूसरा पदार्थ नहीं हुआ वो। क्यों दूसरा पदार्थ नहीं हुआ? क्योंकि वो जल की एक भौतिक अवस्था है। आपने द्रव से ठोस बनाया है, जल से चीनी नहीं बना दिया कि आपके पास जल थी आपने चीनी बना दिया। जैसे आपके पास दूध होता है, दूध से दही बन जाती है ना, दूध से दही बन जाती है, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन वो शुद्ध पदार्थ नहीं है। लेकिन ये शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? जिनकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, सॉरी भौतिक अवस्था कह रहे हैं, जिनमें भौतिक प्रक्रम के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता दूसरे पदार्थ में, उसे हम बोलते हैं शुद्ध पदार्थ, ठीक है? अब शुद्ध पदार्थ का वर्गीकरण देख लेते हैं। शुद्ध पदार्थ का वर्गीकरण, शुद्ध पदार्थ के वर्गीकरण को बोलते हैं हम अंग्रेजी में भैया बोलते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस, यानी शुद्ध पदार्थ का वर्गीकरण। शुद्ध पदार्थ का वर्गीकरण भैया दो पार्टों में होता है, यानी दो हिस्सों में होता है। पहला क्या होता है? पहला होता है भैया तत्व और दूसरा होता है यौगिक। तत्व को अंग्रेजी में हम बोलते हैं एलिमेंट और यौगिक को हम बोलते हैं अंग्रेजी में कंपाउंड। अब भैया एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट कितने प्रकार का होता है, यौगिक कितने प्रकार का होता है, तो अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि तत्व क्या होता है और तत्व कितने प्रकार का होता है। तो इस पर इन डिटेल में चर्चा होगी। तत्व मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं भैया, धातु, अधातु और उपधातु, यानी मेटल, नॉन मेटल, सब मेटल या मेटलॉइड, ठीक है? अब इस पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे इन डिटेल। उसके बाद इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, इसी वीडियो में। चलिए आगे देखते हैं। चलिए भैया आगे देखते हैं हम लोग शुद्ध पदार्थ में जो हम लोगों ने डिवाइडेशन किया था दो पार्टों में, तत्व और यौगिक में। अब हम तत्व के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो तत्व की मैंने डेफिनेशन लिखा है, इस डेफिनेशन को पहले आइए समझते हैं, यानी परिभाषा को पहले समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इससे रिलेटेड नोट्स वगैरह हमने कुछ लिखे हैं, उनका क्या मतलब होता है, सारी चीज़ें समझते हैं। तो भैया डेफिनेशन हमने लिखा है, किसी पदार्थ का वह सरलतम रूप जिसके भौतिक व रासायनिक गुण निश्चित होते हैं। किसी पदार्थ का वह सरलतम रूप जिसके भौतिक एवं रासायनिक गुण निश्चित होते हैं, जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा असमान गुणों वाले द्रव्यों या पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता और ना ही उनसे बनाया जा सकता है, उसे तत्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया? तत्व कहते हैं। अब ठीक है, मानते हैं तत्व कहते हैं। इनका मतलब ये था भैया कि किसी पदार्थ का वह सरलतम रूप जिसे किसी भौतिक या जिसके भौतिक व रासायनिक गुण निश्चित होते हैं। कहने का मतलब मान लीजिए हमारा ये मान लीजिए मार्कर है, ठीक है? मार्कर एक प्रकार का, सपोर्ट करिएगा, ये मार्कर है, ये शुद्ध पदार्थ है, ठीक है? ये तत्व है। अब ये तत्व कैसे होगा? इनके डेफिनेशन के साथ, किसी पदार्थ का वह सरलतम रूप जिसके भौतिक व रासायनिक गुण निश्चित हो। पहले तो इनका भौतिक और रासायनिक गुण निश्चित होना चाहिए। कहने का मतलब अगर मैंने मार्कर को ब्रेक कर दिया ना, ये कैप हो गई, ये क्या हो गया? मार्कर हो गया। तो इस कैप में जितना भौतिक और रासायनिक गुण जो होगा वही इसका भी होगा, मतलब सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? सेम होना चाहिए भौतिक एवं रासायनिक गुण, जो किसी भी भौतिक व रासायनिक विधि के द्वारा असमान गुणों वाले द्रव्यों या पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब इसमें किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि का उपयोग करके इसे हम
हम अलग यानी असमान विभिन्न प्रकार के रासायनिक या भौतिक गुणों में विभाजित कर सकें। जैसे देखिए ये हमारे पास मार्कर था, मैंने इसको दो पार्टों में डिवाइड कर लिया, तो अब मैं कह दूं इसका भौतिक रासायनिक गुण कुछ और हो गया और इसका भौतिक एवं रासायनिक गुण कुछ और हो गया, तो ये असमान भौतिक रासायनिक गुण हो गया। नहीं किया जा सकता तो वो क्या कहलाते हैं भैया, तत्व कहलाते हैं, या उनसे नहीं बनाया जा सकता तो वो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। आई बात गई समझ में। अब इसकी डेफिनेशन, एक छोटी सी डेफिनेशन, एक लाइन की तत्व आधुनिक परिभाषा के अनुसार समान प्रकार के कणों से मिलकर बने पदार्थों को तत्व कहते हैं। अब भैया तत्व क्या हैं, अब एलिमेंट हमारे पास बहुत सारे हैं, हमारी आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं भैया, 118 तत्व हैं मॉडर्न पीरियाडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी में। अब इसकी बात करते हैं हम लोग, इसमें हमने कुछ नोट लिखा है, नोट 1 और नोट 2। तो देखिए भैया वर्तमान समय में 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें से 92 तत्व भूपर्पटी मतलब जमीन और वातावरण में पाए जाते हैं, तथा शेष तत्व मतलब 118 माइनस 92 हटा दिए क्योंकि ये 92 हमारे भूपर्पटी में पाए जाते हैं, तो 118 माइनस 92 इक्वल टू 26 मतलब 26। अब ये 26 तत्व प्रयोगशाला में नाभिकीय अपक्रियाओं के द्वारा बनाया गया है, जिसे मानव निर्मित या कृत्रिम तत्व कहते हैं। नोट 2 भैया, नोट 2 में भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु है जो ऑक्सीजन है। क्या है भैया, ऑक्सीजन, जो 46.2% पाई जाती है, तथा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है वो एल्यूमिनियम है, जो 8.3% पाई जाती है। तो अब चलिए भैया ये तो कॉमन चीजें हो गई। चलिए भैया अब आगे हम लोग देखते हैं तत्व के क्लासिफिकेशंस के बारे में। तत्व को हम लोगों ने 3 पार्टों में डिवाइड किया है, जैसे धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और सब मेटल या मेटलॉइड। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अब चलिए भैया धातु की और अधातु की मैंने डेफिनेशंस को एज अ पॉइंट वाइज पॉइंट करके नोट किया हुआ है, इनको चलिए समझ लेते हैं। जैसे धातु क्या होते हैं, इनमें ये ठोस होते हैं, ये क्या होते हैं भैया, ठोस एवं चमकीले होते हैं, और इनका अपवाद है मरकरी। जैसे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है कि पूरी आवर्त सारणी में यानी आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ऑप्शन दे देगा। तो सबसे पहले आपको क्या क्लिक करना है, मरकरी पे। दूसरा देखिए पॉइंट हमने लिखा है सामान्यतः ये धनात्मक होते हैं। हाँ भैया ये सामान्यतः धनात्मक होते हैं, जैसे लिथियम आपको प्लस में मिलेगा, मैग्नीशियम प्लस में मिल जाता है, सोडियम प्लस में मिल जाता है। ये प्लस में क्यों मिलता है, जब कोई भी तत्व अपने बाह्य कोश से जितने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या डोनेट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आयन बन जाते हैं वो, और जितने वो त्यागेंगे उतना उनके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, जितने वो एक्सेप्ट करेंगे उतने उनके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये धनात्मक होते हैं सामान्यतः जितनी भी धातुएं होती हैं, और उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ये उष्मा तथा विद्युत क्या होते हैं भैया, सुचालक होते हैं, मतलब उष्मा और विद्युत में इनका वहन हो सकता है, धातुओं में होता है उष्मा और विद्युत का। ठीक है, आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण भी पाया जाता है इनमें। अब आघात वर्धनीयता और तन्यता होता क्या है, इलास्टिसिटी। तो इन दोनों के बीच में मतलब समझिएगा। आघात वर्धनीयता क्या होती है, मान लीजिए आपने सोने की पन्नी, सोने के मेटल्स को लिया, सोना लिया आपने या चांदी लिया। अब मेरे हाथ में अगर ये सोना है तो जब मैं इसको पीटूंगा, क्या करूंगा भैया, पीटूंगा, तो पीटते ये फैलेगा ना, तो ये जो फैलने का इसका प्रोसेस होगा इसे बोलते हैं आघात वर्धनीयता। क्या बोलते हैं भैया, आघात वर्धनीयता। और तन्यता क्या होता है, जब मैं सोने मेटल्स को लाऊं और पकड़ के प्रेशर लगा के खींच लूँ, तान लो, खींच दो, तो इसको बोलते हैं भैया तन्यता। क्या बोलते हैं, तन्यता। तो मतलब इसमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है। हाई स्कूल या कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता होती है भैया या तन्यता होती है, तो सोने में होती है, सोना चांदी में और तांबा में। देखिए सोना चांदी में कैसे, सोना में ही क्यों होता है, क्योंकि सोने को सबसे ज़्यादा ताना जा सकता है, सोने में आघात वर्धनीयता सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप समझ लो लगभग 1 ग्राम के बराबर सोना ले लो तो लगभग 2 किलोमीटर का तार बनाया जा सकता है, 2 किलोमीटर का तार। आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। दूसरा उच्च गलनांक एवं क्वथनांक। भैया ठोस जो जितनी भी धातुएं होती हैं ये ठोस होती हैं, और ठोसों का गलनांक एवं क्वथनांक कुछ होता है। अब सर गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, तो गलनांक क्या होता है, कोई पदार्थ क्या होता है कि द्रव अवस्था में यानी कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है जिस टेम्परेचर पर, उसे उसका बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बिंदु। और क्वथनांक बिंदु क्या होता है भैया, जब कोई द्रव पदार्थ किसी गैस
पदार्थ में या गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है तो जिस टेम्परेचर पे परिवर्तित होता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं भैया? वाष्पीकरण, जिसे अंग्रेजी में इवेपोरेशन बोला जाता है। मैंने कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल लिखे हैं। एग्जाम्पल देखिए भैया, जैसे आपके पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, फेरस है, एल्यूमिनियम है, जिंक यानी जस्ता, कापर, ईटीसी बहुत सारे मेटल्स हैं। सबको लिख पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ स्पेस यानी स्कार्सिटी ऑफ स्पेस या जगह की कमी है। तो ये समझिए कि मैंने इतना एग्जाम्पल आपको लिख के दे दिया है, ठीक है भैया। अब देखिए आधातु के बारे में। आधातुओं में क्या है भैया? ये ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। देखिए भैया, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। कंपटीशन है भैया, कहाँ से क्या बन जाए कुछ भरोसा नहीं होता है। तो ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि ठोस, द्रव तथा गैस, या आपसे ये पूछ लेगा तीनों अवस्थाओं में पाए जाने वाले तत्वों को कहा जाता है धातु, अधातु, उपधातु। तो तुरंत आपको दिमाग लगाना है और आंसर देना है आधातु। क्यों? क्योंकि ये ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, ये द्रव अवस्था में भी पाया जाता है और ये गैसीय अवस्था में भी पाए जाते हैं। अब चलिए कैसे? ऑक्सीजन को ले लीजिए, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। आयोडीन को ले लीजिए, सॉलिड अवस्था स्टेट में होते हैं। और क्या कहते हैं, लिक्विड स्टेट में जैसे ब्रोमीन एक्सेप्शनल केसेस है भैया। ब्रोमीन को आप ध्यान दीजिएगा, ब्रोमीन एक एक्सेप्शनल केस है जो कि क्या होता है, Br, इसको बोलते हैं बेटा ब्रोमीन भैया। अब ये ब्रोमीन क्या होता है कि ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था, कमरे का ताप क्या होता है भैया, 20 से 23 डिग्री के सेल्सियस को नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। इसे कमरे का ताप बोलते हैं, ठीक है। फ़ारेनहाइट में चेंज कर लेना है आपको, चेंज कर लीजिए। केल्विन में चेंज करना है, चेंज कर लीजिए। इसका मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा टेम्परेचर पे चेंजिंग पे, ठीक है। तो ब्रोमीन जो होता है ये क्या होता है, सामान्यतः क्या होता है भैया, द्रव अवस्था में पाया जाता है। सामान्यतः क्या पाया ही जाता है। और इसमें क्वेश्चन भी बनते हैं जबरदस्त। आपसे क्वेश्चन सीधे पूछ लेगा आधातु कौन सी ऐसी आधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन दे देगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। आपको मार देना है ब्रोमीन। क्या है ब्रोमीन मार देना? क्योंकि ब्रोमीन पाया जाता है भैया। दूसरा देखिए, सामान्यतः ये ऋणात्मक होते हैं। हाँ भैया, ये ऋणात्मक होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ। और जितने भी तत्व इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जैसे आपके पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन के ऊपर आप -4 देखोगे, क्लोरीन के ऊपर आप -4 देखोगे, ऑक्सीजन के ऊपर आप -4 देखोगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के जैसे बात करो तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करोगे यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2,6 हो जाता है। अब भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी सेल आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न प्रकार की ऊर्जा स्तर की कक्षाओं में वितरण ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो चलिए देखिए, अब जैसे सामान्यतः ही ऋणात्मक होते हैं तो समझ में आया कि क्यों होते हैं, क्योंकि अपने बाह्य कोश में जितना इलेक्ट्रॉन लेंगे इनके ऊपर उतना चार्ज बढ़ता चला जाएगा। जैसे हम लोग नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन होता है भैया, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। तो 2,5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं हम लोग। अब 2,5 जब कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 3। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो इसके ऊपर 3 ट्रिपल माइनस चार्ज आ जाएगा। कितना माइनस चार्ज आ जाएगा भैया, 3 माइनस चार्ज आ जाएगा। तो मतलब नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी हो गई, ट्रिपल माइनस। क्लोरीन की बात कर लेते हैं तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। और 17 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2,8 कितना कर लेते हैं भैया, 7। तो 2, 8, 2, 10, 7, 17। तो इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। और ऑक्टेट पूरा करने, यानी ऑक्टेट का मतलब होता है भैया अष्टक। अष्टक का मतलब होता है बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन इसे पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा Cl-। कितना हो जाएगा भैया, Cl-। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे Cl- का परमाणु क्रमांक कितना होगा तो 18 हो जाएगा। क्यों 18 हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। पहले से Cl का केवल परमाणु क्रमांक 17 होता है, लेकिन जितना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इसका एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा। क्यों बढ़ता चला जाएगा भैया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ने से परमाणु क्रमांक बढ़ता है। और परमाणु क्रमांक ये कहता है किसी भी परमाणु में उपस्थित समस्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो अब इस परमाणु क्लोरीन परमाणु है और जैसे 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आया नेगेटिव चार्ज के साथ तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं क्लोरीन परमाणु में ही तो आया। तो अब क्लोरीन परमाणु में अभी तक 17 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जैसे 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। तो अब इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया Cl- का 18। आई बात गई समझ में, आई होप कि समझ में आया होगा आपको। तो चलिए इस टॉपिक को वहीं पर क्लोज करते हैं यार। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जैसे तीसरा पॉइंट, ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं।
जितनी भी अधातुएं होती हैं भैया ये सामान्यतः ऊष्मा तथा विद्युत के क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, इसमें भी एक ग्रेफाइट, क्या है भैया, ग्रेफाइट, आयोडीन हम कहने जा रहे थे, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में क्या होता है कि ग्रेफाइट एक अधातु है जो कि कार्बन का अपरूप है। अभी आप ग्रेफाइट ढूंढने चले जाओ पीरियोडिक टेबल में तो आपको कहीं नहीं मिलेगी, आपको लगेगा यार कैसा ग्रेफाइट कहाँ है अधातु। तो ग्रेफाइट अधातु है, ये कार्बन का अपरूप होती है। अपरूप एक प्रकार से ये कह सकते हो जिसे हिंदी में हम लोग इंग्लिश में सिनोनिम्स पढ़ते हैं ना, पर्यायवाची, एक दूसरे का एक ही अर्थ होता है, उसी तरीके से अपरूप होता है। इस पर सेपरेट वीडियो डालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखिए भैया, अपवाद ग्रेफाइट को छोड़कर ग्रेफाइट को छोड़कर जो कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट क्या होती है भैया, कार्बन का अपरूप होती है। चौथा पॉइंट देखते हैं, इसमें आघातवर्धनीयता व तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। आघातवर्धनीयता क्या होती है भैया, किसी चीज़ को पीट के फैलाना आघातवर्धनीयता, खींचना उसे क्या कहते हैं, तन्यता। क्या कहते हैं, तन्यता, जो कि अभी हमने यहाँ पे समझाया था आपको। अब पांचवा पॉइंट देखिए भैया, इनमें चमक नहीं होती है। इनमें क्या होती है, चमक नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे भी अपवाद है, आयोडीन में चमक होती है। आयोडीन में क्या होती है भैया, चमक होती है। चमक होती है तो ये चमक, इसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है, पर्पल। पर्पल मतलब भैया बैगनी, बैगन देखे ना, बैगनी कलर का होता है। ये इस कंपाउंड को जब आप ले आओगे ना और गर्म करोगे, गर्म करते रहोगे तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि ये सीधे गैस में कन्वर्ट होकर उड़ने लगता है। और उड़ेगा जब तो पर्पल कलर का आपको स्मोक दिखेगा, यानी धुआं दिखेगा। जैसे देखिए अब हमने कुछ मेटल में लिया, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, ETC है तो बहुत सारे, लेकिन लिखना पॉसिबल नहीं है, जैसे वहाँ वैसे यहाँ। ठीक है, अब देखिए भैया उपधातु के बारे में। उपधातु को अंग्रेजी में मेटल या सब मेटल या सब मेटल या मेटोलाइट बोला जाता है। अब देखिए ये होता क्या है, वह शुद्ध पदार्थ जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं भैया, उपधातु कहते हैं। उपधातुओं के कुछ उदाहरण हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, पोलोनियम, टेल्यूरियम। तो ये सारे क्या हैं, हमारे उपधातु के एग्जाम्पल हैं।